नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूं, विनती कर लूं कि आपकी समर्थन की आवश्यकता में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। इसके अलावा जो भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जो 69वीं बीपीएससी के लिए हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, सिर्फ 69वीं के लिए नहीं है, ये हमारे अगस्त में होने वाले टीचर बिहार बीपीएससी के थ्रू टीचर का एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। यही 1857 की क्रांति से जो स्वतंत्रता संघर्ष बीपीएससी जो टीचर एग्जामिनेशन है उसमें स्वतंत्रता संघर्ष सिलेबस में है और यहीं से 1857 की क्रांति के लेक्चर से शुरू होता है वो सिलेबस, तो आप देखना ना भूलें। इसके अलावा बिहार पुलिस की एग्जाम होने वाली है, बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए आवश्यक हो जाता है लेक्चर। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 69वीं बीपीएससी के लिए बनाया गया वीडियो तो सिर्फ 69वीं बीपीएससी वाले ही देखेंगे, ये सारे बच्चों के लिए है और सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बोलता चलूं कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सब का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में, इसके अलावा करंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिलती जाएंगी। इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कीजिए और उसके सदस्य बनिए ताकि वहां पे समय समय पे जो है हमारी कंटेंट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने सोचा कि बहुत डेप्थ में चीजों को लेकर चला जाए, क्योंकि यहीं से तो एग्जामिनेशंस की में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां से जो भी चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक दो क्वेश्चन रहना ही एग्जामिनेशन में, ना रहने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत माइन्यूटली हमने देखने की कोशिश की है और इसका थर्ड पार्ट लेके हाजिर हूं। थर्ड पार्ट आपका पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे और मुझे आशा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और जोर लगाइए और शानदार तरीके से इसको एफर्ट दीजिए ताकि ये अटेम्प्ट आपका फाइनल अटेम्प्ट हो और इसके साथ ही आपके रिजल्ट इसमें सिक्योर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये राइफल कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये राइफल कब इंट्रोड्यूस किया गया। एक मिनट रुकिए, इसको मैं इधर कर लूं ताकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आवाज कटनी शुरू हो चुकी थी। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कब आया था। आपको याद होगा कि पुरानी राइफल का नाम क्या था, पुरानी राइफल का नाम था ब्राउन बैस। पुरानी राइफल का क्या नाम था, ब्राउन बैस। और ब्राउन बैस से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उसकी यूज की जाती थी, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई और टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये राइफल न सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मी बल्कि ब्रिटिश आर्मी जो यूरोप में तैनात थी, अलग अलग जगहों पे तैनात थी, वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो भारत में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। पुराने वाला राइफल क्या था, पुराना वाला राइफल था ब्राउन बैस। पुराना वाला राइफल क्या था, ब्राउन बैस। तो ब्राउन बैस कब न्यू इनफील्ड राइफल कब लाया गया, ये प्रश्न है यहाँ पे। न्यू इनफील्ड राइफल को कब इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ये समय था, क्योंकि आपको कल जब घटनाक्रम में पढ़ा रहा था तो घटनाक्रम में आपको पहला घटनाक्रम मैंने आपको बताया था दमदम की, और दमदम वाली कहानी भी सुनाई थी मैंने। आशा है कि आप उस कहानी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो अब बाई आया कब, ये जनवरी में तो इन्होंने लेने से मना किया, ये आया था दिसंबर में। एक साल पहले जाइए, 1857 की क्रांति के एक साल पहले 1856 में जाइए, 1856 के दिसंबर में। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे ना तो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है दिसंबर 1856 के साथ हम जाना चाहेंगे। दिसंबर 1856 ब्रिटिश भारतीय सेना में न्यू इनफील्ड राइफल कब शुरू की गई थी, कब आई थी, तो कब, दिसंबर 1856 में आई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कुछ था नहीं कुछ समझने को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा सा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू whom did the Bahadur Shah give the title of साहब ए आलम बहादुर। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसने दी थी, बहादुर शाह जफर ने किसको दी थी, बहादुर शाह जफर ने किसको दी थी। तो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडर इन चीफ थे और इनका नाम था बख्त खां। दिल्ली का आंदोलन इन्हीं के हाथों में था। कहाँ है, बख्त खां साहब थे। सी नंबर, बख्त खां पहले बरेली की लड़ाई लड़ रहे थे और बरेली से अपने ट्रूप्स के साथ आते हैं दिल्ली और दिल्ली में पूरे शासन का बागडोर संभालते हैं, दिल्ली के शासन का भी बागडोर संभालते हैं और सैन्य
सेनापति भी बनते हैं, सैन्य मामलों के भी मुख्य जो है कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं। खैर, जब देखेंगे कि सितंबर में जब वापस से अंग्रेज उनके ऊपर हमला करेंगे दिल्ली को कब्जा करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट है, दिल्ली कैपिटल घोषित किया गया है, तो पहला तो दिल्ली पर ही कैप्चर करना बनता था। तो दिल्ली पर जब कैप्चर होगा अंग्रेजों का, और उसके पश्चात बख्त खां वहां से फिर से भागेंगे और वापस से जाकर के लखनऊ में ये वापस संघर्ष छेड़ेंगे, लेकिन फिर अंततः 1858 में ये मारे जाएंगे। ओके, तो आगे चले, हम लोग आगे चलते हैं। बख्त खां की कहानी बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम अपने चीजों के हम अपने पथ पर टिके रहे। क्या है पथ? कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन of 1857, which of the following commission is related with the reorganization of the British Indian Army? After the suppression of the rebellion of 1857, which of the following commission, कौन सा कमीशन है ना, कौन सा कमीशन is related with the reorganization of the British Indian Army? कौन सा कमीशन गठित किया गया था? हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। हिंदी में पढ़िए। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारतीय सेना के पुनर्गठन से संबंधित है? मतलब कि आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के पश्चात ब्रिटिश इंडियन आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। जैसे कि पहले जो ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश सोल्जर्स, यूरोपियन सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स की जो रेशियो थी, वो रेशियो हुआ करती थी 2:1, 5:1, 5:1 हुआ करती थी। ओके, 5:1 हुआ करती थी बिफोर 1857। ओके, और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये रेशियो कितनी हो गई? 2:1। मतलब कि यहां पे यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या, रिक्रूटमेंट कम कर दी गई। पहले 5 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन सैनिक होते थे, अब 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन हो रहे हैं। मतलब भारतीय सैनिकों की संख्या अब घट गई। दूसरी बात, पहला तो ये किया गया, पहली बात तो ये की गई। दूसरी बात, अब वो सारी ये कमीशन ने, जिस कमीशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी कमीशन को हम यहाँ पे खोज रहे हैं, कौन सा वो आयोग है जिसने ये सारा रिकमेंडेशन किया। दूसरा, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट है वो उन क्षेत्रों से घटा दिया या ना के बराबर कर दिया जिन क्षेत्रों के सैनिक ज्यादा इसमें सम्मिलित थे विद्रोहियों के साथ, या विद्रोही स्वयं विद्रोही थे, तो उनके क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या का सैनिकों की संख्या घटा दी गई, रिक्रूटमेंट कम कर दी गई, भर्ती कम कर दी गई। और जिन छावनियों ने, जिन रेजिमेंट्स ने इनका सहयोग किया, जैसे गोरखा रेजिमेंट, जैसे पंजाब रेजिमेंट, जैसे मद्रास रेजिमेंट, यहां से सैनिकों की नियुक्ति ज्यादा होने लगी, रिक्रूटमेंट ज्यादा होने लगी। तो अब जो है सैनिकों की भर्ती क्या की गई? उन क्षेत्रों से ज्यादा हो गई जहां के सैनिक क्या थे? वफादार रहे, जहां के सैनिक वफादार रहे। जैसे कौन सा? जहां के सैनिक वफादार रहे, जैसे कौन सा? मद्रास, जैसे गोरखा मतलब नेपाली सैनिक, जैसे पंजाबी सैनिक, इन सैनिकों की ज्यादा बहाली होगी। इसके अलावा और क्या किया गया? पहले भारतीय तोपखाने में या जो है शस्त्रागार में, पहले तो ऐसा होता था कि जो शस्त्रागार होता था, जहां पे शस्त्र रखे जाते थे, या जो तोपखाने हैं जहां पे तोप चलाने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, जैसे इंडिया में टैंक चलाने का एक अलग रेजिमेंट, टैंक चलाने वाले नॉर्मल सिपाही टैंक नहीं चला सकते, उनका एक अलग ही कैटेगरी है ना। तो यहाँ वहां पे भी तोपखाने में भारतीयों की नियुक्ति पहले की जाती रही है, लेकिन जब विद्रोह हो गया तो ऐसे प्रमुख स्थानों से भारतीयों की नियुक्ति हटा ली गई, जहां पे उनको तैनात किया जाता था। तोपखाने में अब भारतीय नियुक्त नहीं होंगे, अब शस्त्रागार में भारतीय नियुक्त नहीं होंगे, है ना, वरना विद्रोह के कंडीशन में वो साथ दे देंगे विद्रोहियों को और सारा खजाना, सारा जो है शस्त्रागार लूट लिया जाएगा। तोपखाने पे अगर भारतीयों का कंट्रोल रहेगा और अगला विद्रोह हुआ तो पता चला सारा तोप जो है यही सब उठा के ले जाएंगे और यूज करेंगे, तो फिर वहां पर भारतीयों की नियुक्ति बंद हो गई। तो इस प्रकार से कई सारी रिकमेंडेशन किया गया इस कमीशन के द्वारा, और पूरी की पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की संरचना बदलने की कोशिश की गई। और कौन सा कमीशन था? पील कमीशन था, याद रखिएगा, पील कमीशन था।
पील कमीशन। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। तो पील कमीशन जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पुनर्संरचना से संबंधित थी ब्रिटिश 1857 की क्रांति के पश्चात। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है ये हम जरा सा गौर फरमाते हैं, और गौर फरमाने के क्रम में हम आंसर भी अपना खोजते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के, अच्छा तो इसमें हमने ऑप्शन, अच्छा ठीक पील कमीशन। अगला ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, 1857 की क्रांति जब हुई, तो इनमें से किस ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर की मृत्यु हुई या मारे गए? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है? ओके, तो जॉन निकोलसन साहब ने अपनी जान गंवाई है, और कहां गंवाई है? दिल्ली में गंवाई है। दिल्ली पर कब्जा करने वक्त ये कश्मीरी गेट को उड़ाने के फेर में थे, और उड़ाया भी। कश्मीरी गेट जो है यहाँ पे दिल्ली में, तो कश्मीरी गेट वाला जो पिछला, जो लाल किला का पिछला वाला जो पोर्शन है, उस गेट को तोड़ने के क्रम में वहां पे निकोलसन जो है उस संघर्ष में मारे जाते हैं। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों भी मृत्यु के शिकार होते हैं, और ये तीनों ही 2, 3 और 4 लखनऊ में मृत्यु के शिकार होते हैं। ठीक है, लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के क्रम में ये मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। लास्ट में जो है कैंपबेल साहब आते हैं, जो सेनापति हैं, उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 चारों ही मृत्यु के शिकार होते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। केवल 1, 2, 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 भी हेनरी लॉरेंस के रेसिडेंसी में ही विद्रोहियों ने आग लगा दिया, और आग लगा दिया तो उसमें अपने 2000 सिपाहियों के साथ वो मारे गए। केवल 1, 3 और 4 वो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 तो है, केवल 2, 3 और 4 कहीं नहीं होगा कि 1 है, तो उपरोक्त में से 1 से अधिक पे जा सकते हैं, सारे ही ऑप्शन है ना। तो उपरोक्त में से 1 से अधिक पे जाइएगा, डी ऑप्शन पे चलते हैं। उपरोक्त में से 1 से अधिक, एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, तो हम उपरोक्त में से 1 से अधिक में जाएंगे, क्योंकि सारे ही उपरोक्त सारे अधिकारी मृत्यु के शिकार हुए थे। चलिए, ये आपको नया क्वेश्चन मिला होगा, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी तब तो मिला ही होगा पहले से। जिन्हें डिपेंडेंट रहना है घटना चक्र पे या वन लाइनर पे, उनको ये नहीं मिला होगा। ओके, अब यहां पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया है और उसकी निष्कर्ष दी गई है, और बोल रहा है क्या कि निष्कर्ष स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। क्या स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है? तो असर्शन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और रीजन है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट गेट पब्लिक सपोर्ट एंड द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स वर हेजिटेंट टू कोऑपरेट विद देम। मतलब कि पहला असर्शन दिया है कि 1857 की क्रांति फेल कर गई। क्या, किसमें फेल कर गई? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता लेने में। किससे स्वतंत्रता लेने में? ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता लेने में। और इसके पीछे रीजन दिया हुआ है कि बहादुर शाह जफर को बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, और जो भारतीय शासक हैं उनके मन में हिचकिचाहट थी कि विद्रोहियों का साथ दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट के लिए रीजन सही है। स्टेटमेंट के लिए रीजन ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि इस स्टेटमेंट ने दिया कि भाई हमने इंडिपेंडेंस गेन नहीं किया, और इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं गेन किया क्योंकि बहादुर शाह जफर को सपोर्ट नहीं मिला, और बहादुर शाह जफर के पक्ष में बहुत शासक नहीं आए, वो हिचकिचा रहे थे। तो एक असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है, रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे पढ़े हम लोग, स्टेटमेंट हिंदी में पढ़े। दावा कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा। तो विफल रहा है ना। और क्या कह रहा है, रीजन क्या कहता है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जनता का समर्थन नहीं मिला, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ सहयोग करने में जग रहे थे। रीजन यही है लगभग। तो रीजन जो है हमारा, कारण जो है दावे की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन ए पढ़ो, ए और आर दोनों सत्य हैं,
और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण एकदम सही है, करेक्ट है। मतलब कि आर जस्टिफाई करता है ए को। हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे क्या देगा, ए और आर दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को जस्टिफाई नहीं करता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जस्टिफाई कर रहा है। हो सकता कई बार होता है ना कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। मतलब जो दावा हम कर रहे हैं, दावे का कारण सपोर्ट नहीं कर रहा है। दावा भी सही है, कारण भी सही है अपनी जगह, लेकिन जो कारण दिया गया है वो दावे को सपोर्ट नहीं करता है, तो बी उस कंडीशन में बी हमारा हो जाता। कई बार क्या होता है कि ए सही है, आर गलत है, मतलब दावा सही है और कारण गलत है। कई बार क्या होता है कि दावा ही गलत है लेकिन कारण सही है। तो ये 4 ऑप्शंस एग्जाम में दिए जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन है, ओके, हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? कौन था? तो भाई एक बात बताओ, जो गवर्नर जनरल होगा उस वक्त का, तो उसी ने तो ट्रांसफर की होगी ना, उसी ने ट्रांसफर की होगी अपनी कैपिटल को कलकत्ता से कहां पर, इलाहाबाद। उसने वहां इलाहाबाद को क्या बनाया, वॉर रूम बनाया, है ना, युद्ध का मेन हेडक्वार्टर बनाया, वहीं से सब डील करना था। तो किसने बनाया, कौन था उस समय? कॉर्नवालिस था? कॉर्नवालिस तो नहीं था, है ना, ये तो 1793 में ही आया था, सॉरी 1786 में ही आया था और 93 में गया नहीं, और ये 1798 में आया और ये 1798 में आएगा और 1805 में जाएगा, सॉरी 1803 में जाएगा। तो कौन होगा बताओ? लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग 1856 में आते हैं और 1862 में जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग साहब 1857 के दौरान क्या है, गवर्नर जनरल, और बाद में यही क्या बनेंगे, वायसराय बनेंगे। जब शासन कंपनी के हाथों से निकाल के किसके हाथों में चली जाएगी, क्राउन के हाथों में चली जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इलाहाबाद को किसने बनाया था हेडक्वार्टर? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनको साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? आपने जब कभी बुक पढ़ी होगी, कोई भी बुक पढ़ी होगी, क्या इन तीनों का नाम कहीं मिला आपको? कर्नल सेंटलीज, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस और कर्नल एडवर्ड। क्या इन चारों का नाम कहीं भी आपको मिला? आपको मिला होगा हैवलॉक, आपको मिला होगा ह्यूरोज, आपको मिला होगा हडसन, आपको मिला होगा नील कैंपबेल, आपको मिला होगा नील, आपको मिला होगा ह्यूरोज, है ना, आपको मिला होगा निकोलसन, विल्डहम, ऐसे नाम मिले होंगे। ये चारों ही नाम नहीं है, चारों ही संबंध नहीं रखते हैं किससे? 1857 की क्रांति से, याद रखिएगा। इसीलिए कई बार अधिकारियों के नाम याद करके जाइए कि कौन कौन से दमनकर्ता, कौन कौन से सप्रेशर इसमें शामिल थे, कौन कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने अलग अलग स्थानों पे विद्रोह को दबाया। उन कमांडिंग ऑफिसर्स का नाम याद करके जाइए, क्योंकि अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दे कि कौन सा अधिकारी शामिल था, तो उस दौरान अगर यदि अधिकारी का नाम याद नहीं हो तो फिर आप जो है आंसर गलत करके आएंगे। तो ये भी एक बदलते हुए पैटर्न का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, पिछली बार 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल पूछ दिया था। तो ये तो एकदम साधारण क्वेश्चन है, लेकिन अगर बदलते हुए पैटर्न में पूछ दिया तो कुछ यूं पूछेगा, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, इनमें से कोई भी शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, किस उर्दू कवि ने 1857 का विद्रोह किया था? ये बहुत फेमस कवि हैं, जो दिल का दिल टूटता है ना, हमेशा इनका जो है शेर व शायरी पढ़ते हैं। बहुत बड़े शायर, बड़े वाले शायर, ये इनसे बड़ा शायर कुछ कोई हुआ नहीं। कौन है? आप नाम अंदाजा लगा सकते हैं, जाना पहचाना नाम दिख रहा है यहाँ पे, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जिस वक्त 1857 की क्रांति हो रही थी, उस वक्त वो दिल्ली में ही मौजूद थे, और जब वापस से सितंबर में अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया दिल्ली पर, तो जिस तरह नादिर शाह जब भारत आया था और उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया था,
और 30,000 से ज्यादा की जनसंख्या मारी गई थी, लोग मारे गए थे। उससे कहीं ज्यादा भयावह कंडीशन यहाँ पे हो गया। अंग्रेजों ने गुस्से में आकर के दिल्ली के नागरिकों को चुन चुन के मारा, हजारों की संख्या में मर्डर की, हत्याएं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली के नागरिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। जैसे ही दिल्ली पर कब्जा हुआ, इन अंग्रेज सैनिकों ने पूरी तरह से धावा बोल दिया दिल्ली के ऊपर और दिल्ली के नागरिकों के अंदर कत्लेआम मचा दिया। तो अब ये साहब ने बोला कि भाई इस धरती पे और मुझे क्या देखना है, पूरी दिल्ली खून से सनी हुई है, खून की नदियां बह रही हैं, खुदा जानते हैं कि हम और क्या मुझे दिखाना है उनको, है ना। कुछ यही तात्पर्य था उनके बोलने का कि भाई पूरी दिल्ली जो है खून के नदियों में पूरी दिल्ली खून की नदियों में डूबी हुई है और भगवान खुदा जाने कि हमको और क्या देखना लिखा है। तो मिर्जा गालिब साहब थे उस वक्त। मिर्जा गालिब जो है से संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा। द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ फेमस उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है, कहाँ उनका जन्म हुआ है? तो जान लीजिए, आगरा में जन्म हुआ है, आगरा में जन्म हुआ है और दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई है। आगरा में जन्म हुआ है, दिल्ली में मृत्यु हुई है। तो आगरा के साथ हम जाएंगे, उनका मूल स्थान कहाँ पे है? आगरा है। प्रश्न पूछा कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है? आगरा होगा और आगरा इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? Which person of Jagdishpur supported the revolutionary in the rebellion of 1857? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए एकदम जाना पहचाना क्वेश्चन है। बीपीएससी इसको एकदम परेशान कर दिया, इस क्वेश्चन को तंग कर दिया। कहता है इतनी बार दागा इस क्वेश्चन को ना एग्जामिनेशन में, इतनी बार दागा कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो प्रश्न पूछ दिया कि 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ देने वाला वो व्यक्ति जगदीशपुर का जमींदार कौन है? कुंवर सिंह। 80 वर्षीय कुंवर सिंह कौन है? ए नंबर, ए पे ऑप्शन चलते हैं। कुंवर सिंह इज द करेक्ट आंसर। कुंवर सिंह इज दैट पर्सन हु सपोर्टेड रेवोल्यूशनरीज इन रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। कुंवर सिंह ही वो व्यक्ति था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और बिहार में जो है पूरी तरह कमान उनके हाथों में रही है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हमारे सामने आया के निकल के आ रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब? कल वाले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। वापस आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन होगा, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, ये आप बताएंगे खुद कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हम लोग। 11 नंबर मैं नहीं बताने वाला, ये आपकी ड्यूटी है क्योंकि कल के लेक्चर में ये हो गया है। ओके, 12 नंबर में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 हैड अ रिवॉर्ड ऑफ 50,000 ऑन हिज हेड? उसके माथे पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रख दिया। इतना परेशान किया अंग्रेजों को इसने। कल हमने डिस्कशन कर लिया था, इस व्यक्ति का नाम पढ़ लिया था। कौन था? फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाला कौन है? खोजो, नाम खोजो, नाम खोजो। तो नाना साहब फैजाबाद में नहीं थे। अब मैंने इतना तो इंडिकेट कर दिया कि फैजाबाद में ये कमांडर था, ये वहां पे नेतृत्व प्रदान कर रहा था। तो नाना साहब तो कानपुर में थे, ठीक है ना, और ये भी कानपुर में थे और बाद में ग्वालियर चले गए, ठीक है। और कुंवर सिंह बिहार में थे, बाद में ये आजमगढ़ में भी जाएंगे और उसके बाद ये रीवा में भी जाएंगे और कई जगह अंग्रेजों को परेशान करेंगे। कई जगह अपने पूरे विद्रोह के समय में कुंवर सिंह ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उन सब में उसने विजय हासिल की है। तो ये कुंवर सिंह की एक सबसे बड़ी 80 वर्ष का एक नौजवान, 80 वर्ष का नौजवान जो है नाको ने चबवा दिया और हम इस जवानी में आग लगाए बैठे हैं। क्या हो रहा है भाई? कुछ करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। 80 वर्ष का एक जवान जो है अंग्रेजों को रुला दिया और जवान, और हम क्या कर रहे हैं? अपनी जवानी को घून लगा रहे हैं। एग्जाम निकलना चाहिए इस बार, सबका एग्जाम निकलना चाहिए। चलिए, 1857 की क्रांति में तो कौन होगा? मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद में थे ना। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने जिहाद की भी घोषणा की थी, याद है ना? जिहाद की घोषणा इन्होंने की है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर, सर के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते के क्रम में
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कुछ ये, और देखे जरा कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉल द म्यूटिनी द फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेन modern independence is virtually anarchism. Politically, it was really the last attempt of the old orthodox India, who said the above statement with reference to the revolt of 1857. अब हिंदी में जब हम पढ़ेंगे ना, वैसे ट्रांसलेट करके तो मैं बता दूंगा, लेकिन हिंदी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कि विद्रोह को आधुनिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का पहला प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है, ये और कुछ नहीं। अगर ये कहना कि जो यह विद्रोह है, यह विद्रोह इसलिए किया गया क्योंकि हम आधुनिक स्वतंत्रता मॉडर्न इंडिया में हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो यह और कुछ नहीं अराजकतावाद है। ठीक है ना। राजनीतिक दृष्टि से यह क्या था, वास्तव में यह पुराने रूढ़िवादी भारत, ये जो विद्रोही हैं उनको कहां के लोग मान रहे हैं, पुराने रूढ़िवादी भारत के लोग मान रहे हैं, ओल्ड थिंकिंग वाले कंजर्वेटिव लोग माने जा रहे हैं, ये मिडिएवल लोग माने जा रहे हैं, मध्यकालीन लोग माने जा रहे हैं, जिनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव नहीं है, आधुनिक नहीं है, और उनके द्वारा किया गया ये अंतिम प्रयास था। कैसा प्रयास, वापस से अपने आप को मध्ययुगीन सत्ता प्राप्त करने का एक अंतिम प्रयास था। इनका कहना है कि यह कोई आधुनिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का कोई ये प्रयास नहीं था। किसने कहा है, तो यह कहा है पर्सिवल स्पीयर। इतना टफ जो है स्टेटमेंट देने वाले कौन है, पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर ने कहा है ये स्टेटमेंट कि 1857 की क्रांति कोई आधुनिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्रांति नहीं थी। अगर यह कोई कहता है तो अराजकतावाद है, ये दरअसल पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। तो ये पर्सिवल स्पीयर बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, हु सेड like a summer storm the military rebellion was unexpected and short lived. अब हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे। किसने कहा कि ग्रीष्मकालीन तूफान की तरह मेरठ विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। ग्रीष्मकाल में तूफान उठते हैं क्षणिक समय के लिए, तो ठीक उसी तरह इस व्यक्ति ने कहा है कि 1857 की क्रांति क्षणिक थी और अप्रत्याशित थी, अचानक, जैसे बिना किसी इंफॉर्मेशन के आंधी उठ जाना, है ना। मौसम विभाग को जानकारी नहीं होना, लेकिन आंधी आ गया। अब तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हो गई तो पता चल जाता है पहले से, है ना। कई बार उनका भी गलत हो जाता है, मौसम विभाग कहता है कुछ और, कहता है आज बारिश होगी और होती ही नहीं है ना। सारी धान की खेती चौपट हो रखी है बिहार में, और बिहार में खास तौर पे जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है वहां पे तो एकदम सारा बिगड़ा सूख गया है। किसने कहा ग्रीष्मकालीन तूफान की तरह मेरठ विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ओके, एसएन सेन। चलिए, एसएन सेन ने कहा है कि ये जो है जिस तरह से ग्रीष्मकाल में तूफान अप्रत्याशित उठता है और सब छोटे समय के लिए रहता है, वैसे ही 1857 की क्रांति भी अप्रत्याशित थी और अल्पकालिक थी। एसएन सेन का स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following centers was the first to be reoccupied by the British in the War of 1857? ओके, तो ये जो है प्रश्न है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने वापस से किस केंद्र पर पुनः कब्जा किया। तो मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली को मुगलों का सल्तनत कैपिटल घोषित कर दिया गया था। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को शहंशाह आलम घोषित कर दिया था, एम्परर ऑफ द इंडिया घोषित कर दिया था। उनके नाम की मोहर बननी शुरू हो गई थी। जितने विद्रोही थे, चाहे वो कानपुर से नाना साहब हो, बेगम हजरत महल हो, झांसी की रानी हो, सब लोगों ने किसके नाम का जो है किसके नाम से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया? बहादुर शाह जफर के नाम से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। उनके अंदर में अपने आप को मान के शासन करना, एक तरह से अपने आप को शासक घोषित किया। तो सबसे पहले बनता था अंग्रेजों का कि उस कैपिटल पे कब्जा करना जो सेंटर ऑफ द रिवोल्ट है, क्योंकि सारे विद्रोही अंत में दिल्ली में ही जाना चाहते थे विद्रोह को समाप्त करके। तो अब ये दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होना बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये सितंबर में हुआ। 20 सितंबर 1857 को इस दिल्ली पर पुनः कब्जा हो गया। 20 सितंबर
57 को दिल्ली पर पुनः कब्जा हो गया और दो तरफ से मोर्चा संभाला अंग्रेजों ने। और दोनों तरफ से मोर्चा संभालने के क्रम में आपको पता होना चाहिए कि जितनी यूरोपियन सेना थी उससे कई गुना ज्यादा भारतीय लोग थे उसमें शामिल। अर्थात देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों का एक तरफ भारतीय सैनिक है, दूसरी तरफ भी भारतीय सैनिक है, तो भारतीयों का भारतीयों के खिलाफ लड़ाई चल रहा था। जहां एक तरफ विद्रोही स्वतंत्रता लेने के प्रयास में थे, एक तरह से अंग्रेजों को यहां से भगाने के प्रयास में थे, वहीं एक धड़ा एक हिस्सा गद्दारी, अब गद्दारी कहेंगे ना क्योंकि ये अब अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के साथ लॉयल्टी इनकी बनी रही। और क्योंकि इनका स्वार्थ, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, विद्रोहियों का भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट था और अंग्रेजों का साथ देने वाले का भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे हैं, सारी दुनिया अंधी है अपने स्वार्थ में, सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। आप भी तो स्वार्थी हैं, हम भी तो स्वार्थी हैं, कौन स्वार्थी नहीं है इस दुनिया में? दुनिया में हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। अगर कोई व्यक्ति कोई एक कार्य कर रहा है ना, उसके पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। कोई कहता है कि हम स्वार्थहीन हो कि ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे मेरा कोई हित नहीं है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, आज के समय में कोई बिना स्वार्थ का काम नहीं करता, हर काम के पीछे एक स्वार्थ छुपा हुआ है। ठीक है, हर इंसान के लिए इंसान कुछ करता है, उसके पीछे उसका एक्सपेक्टेशन है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसके बदले वापस हासिल होगा। तो अगर कोई कहता है तो उसको झूठा कह दीजिए कि तुम झूठे हो। बिना स्वार्थ का कोई कुछ नहीं करता इस दुनिया में, याद रखिएगा। तो आप, और सबसे बड़ी बात है ना, इंसान को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन हाँ इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आपके स्वार्थ से किसी दूसरे की हानि हो जाए, है ना, आपके स्वार्थ से किसी दूसरे की हानि हो जाए। लेकिन खुद के बारे में सोचना आपका पहला ईमानदार प्रयास है, क्योंकि इस दुनिया में जितने दुख दर्द होंगे वो भी आपको खुद ही सहने हैं। तो जब दुख दर्द आपको खुद सहने हैं, वो बांटने कोई नहीं आएगा, तो सुख भी जो हासिल करिएगा उसको, उसका मजा लेने के लिए सबसे पहला हक आपका खुद का है, वो भी कोई बांटने नहीं आएगा, है ना। वो आप मजा लीजिए, दुख आप जब सहिएगा तो सुख का भी मजा आप लीजिए। इसीलिए इस मायने में आप स्वार्थी बनिए अपने लिए, तब किसी दूसरे के बारे में सोचिए, ठीक है। लेकिन हाँ, उस स्वार्थ में किसी दूसरे का हानि नहीं छुपा होना चाहिए, उस स्वार्थ को पूरा करने में किसी दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम दूसरे के लिए बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन अपने, जब आपको किसी प्रकार का कष्ट होता है, बुखार होती है, किसी प्रकार की बीमारी होती है, सब कष्ट आप सहते हैं। तो जब आनंद का समय आएगा तो आप ही उसको महसूस कीजिएगा। तो इस मायने में आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। एग्जाम निकालने में स्वार्थी बनिए और रिजल्ट लाने में स्वार्थी बनिए। किसी का कुछ मत सुनिए, तैयारी में लगे रहिए। यही दुनिया है और इस दुनिया में आने के बाद जन्म से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ करने में ही समय बीत जाता है और करते ही रहना चाहिए, खाली बैठने से तो कुछ होगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following centers was the first to be reoccupied by the British in the War of 1857? तो पहला कौन था? दिल्ली हो गया, ठीक है ना। दिल्ली पर सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? चलिए, इसी में जो निकोलसन मारा जाएगा, इसी में जो हमारे अंग्रेज अधिकारी हैं दिल्ली में, निकोलसन साहब मारे जाएंगे। और जब दिल्ली पर अधिकार हो जाएगा तब जाकर के हमारे जो है हमारे बहादुर शाह जफर जाके हुमायूं के मकबरा में छुपेंगे। दिल्ली पर कब्जा होने के बाद पता चला कि बहादुर शाह जफर कहाँ छुपे हुए हैं। बहादुर शाह जफर छुपे हुए थे कहाँ पे? हुमायूं के मकबरा में, हुमायूं टॉम्ब में, है ना। तो इनका एक नजदीकी जो है रिश्तेदार था हुमायूं टॉम्ब। अब इनका एक नजदीकी रिश्तेदार था बहादुर शाह जफर का, नाम था उस बंदे का इलाही बख्श। इलाही बख्श ने धोखा कर दिया इनके साथ। इलाही बख्श की सहायता से ही छुपे हुए थे और इलाही बख्श ने ही खबर कर दिया अंग्रेजों को कि छुपे हुए जाइए वहीं पे। तो वहां से गिरफ्तार करके लाया जाएगा बहादुर शाह जफर को, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके लाल किला के सामने लाया जाता है। और लाल किला के सामने ला करके उनके 2 बेटे और एक पोते को खड़ा करके हडसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज, मतलब माथे पर सटा के दोनों बेटे और पोते को मौत के घाट उतार दिया। एक पिक्चर एनसीईआरटी में कहीं उसकी पिक्चर देखने को मिलती है, जहां पे बहादुर शाह जफर हाथ में हथकड़ी लिए
और कंधा झुका हुआ और पूरी तरह से निराश भाव में, लगा जैसे उनका पूरा दर्द उनकी आंखों में दिखता है। उस फोटो में, उस जो बना है ना फोटो, उस फोटो में ही उनकी आंखों में सारे दर्द झलकते हैं। तो सोचिए कि रियलिटी में किस कष्ट में होगा वो बंदा, है ना। वैसा शासक, हाँ ये है जरूर कि अमर जरूर हो गया इस युद्ध में भाग लेकर के। अब उनके अपने निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम तो वहां से बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया जाएगा? बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ रंगून भेज दिया जाएगा और रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया जाएगा? रंगून में, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑफ 1857 हैड रियल नेम? आत्माराम पांडुरंग यावलकर। इनका नाम आत्माराम पांडुरंग यहां पर लिखा हुआ है, यावलकर इसमें एक ब्राह्मण दे रहे हैं। कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे साहब। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग और यावलकर, ठीक है ना। क्या है ये? ब्राह्मण है, ठीक है। कब इनकी मृत्यु होती है? 1859 में। कहां पे इनको फांसी दी जाती है? ग्वालियर, सिपरी नाम के जगह पे, ग्वालियर में। ग्वालियर में, ठीक है। ये अगर पूछ दे कि कहां पे फांसी दी गई, ग्वालियर में इनको फांसी दी गई। इनके अपने ही मित्र मान सिंह। ये मान सिंह ऐसा बंदा है जो न जाने युद्ध 1857 के क्रांति में न जाने कितनी बार अपना पलड़ा चेंज किया, कितनी बार अपना जो है ना दल चेंज किया, कभी अंग्रेजों की तरफ, कभी विद्रोहियों की तरफ, कभी अंग्रेजों की तरफ, कभी विद्रोहियों की तरफ। जिसका पलड़ा भारी उधर ये झुक जाता था। सोचिए कि कितना गद्दार आदमी है ये देश के साथ गद्दारी कर रहा था, खुद के साथ गद्दारी कर रहा था, अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहा था, ताकि वो बना रहे शासन में जहां का वो शासक है। खैर, तो ये जानकारी हासिल हो गई आपकी। नाना साहब का नाम धोंधू पंत था, याद रखिएगा। नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंत था और ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा है, जिनको 1818 में शासन से हटा दिया गया और इनको कहां भेज दिया गया? बिठूर। वहां उनके ये क्या है? दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन है, ठीक है, एडॉप्टेड सन है। खैर, चलते आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, तो यूं है, क्या है देखे जरा। ओके, तो उपरोक्त में से एक से अधिक में, ओके सॉरी, 17 नंबर कहता है कि वेयर वॉज जनरल विंडहैम डिफीटेड बाय रिबेल सोल्जर्स इन 1857। इनको हराने वाला कौन था? ये जनरल विंडहैम है। इनको किसने पराजित किया? इनको पराजित किया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने इनको पराजित किया था। और कहां पराजित किया था? नियर आगरा, आगरा के समीप ये पराजित हुए थे, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध में भी इनका नाम आता है। जनरल विंडहैम जो है क्रीमिया के युद्ध में भी शामिल थे, जिसमें जो है बुरी तरह से हार हुई थी ब्रिटिशर्स की। तो क्रीमिया के युद्ध में भी ये सब कमांडर थे, लेकिन भारत में ये कहां पे? आगरा के निकट विद्रोहियों द्वारा हरा दिए जाते हैं। ओके, बढ़ते आगे। तो ये साहब आगरा के निकट इनको पराजित किया जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? ओके, तो प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, झांसी तो था ना जी, झांसी की रानी नाम लेते हैं, तो झांसी तो था, तो झांसी तो होगा नहीं। बोल रहा है क्या कि इसमें कौन प्रभावित नहीं था? विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो नहीं था वाले खोजना है, नहीं था वाला खोजना है। तो चले खोजते हैं नहीं था वाला में। झांसी था ना? झांसी था, है ना। ओके, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, चित्तौड़। चित्तौड़ नहीं था, तो ये आंसर हो सकता है चित्तौड़ नहीं था। चित्तौड़ में मैंने बोला था कि राजपूताना में कई ऐसे राज्य हैं जो अंग्रेजों का खुल के समर्थन कर रहे थे, वहां पर किसी भी प्रकार का 1857 का क्रांति का प्रभाव नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे चित्तौड़, जगदीशपुर में था, जगदीशपुर कुंवर सिंह, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे कौन? रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे कुंवर सिंह। मुंगेर में था, मुंगेर तो बिहार में है,
और बिहार में तो विद्रोह चल रहा था, बिहार में सब जगह विद्रोह चल रहा था, मुंगेर में नहीं चल रहा था। मुंगेर अप्रभावित रहा 1857 की क्रांति से, तो क्या होगा, चित्तौड़ और मुंगेर, तो हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब चित्तौड़ और मुंगेर दोनों जगह 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं था। 18 नंबर हो गया। 18 नंबर के बाद हम 19 नंबर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ओके, द क्वेश्चन नंबर 19 इज, ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा खत्म होता है 1857 की क्रांति का विद्रोह। और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति ने जहां आने वाले समय में, यहां पे जब 1857 की क्रांति खत्म हुई उस समय दिखता था कि ये विफल हो गया, असफल हो गया, इसको जो हासिल करना था उसने हासिल की नहीं। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम, पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1857 की क्रांति ने वो दिया जलाए रखा, किस चीज की? राष्ट्रवाद का दिया। यहीं से तो राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबलित होंगी लोगों के मन में। 1857 की क्रांति हमेशा एक हमारे स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों को एक कारण देगा कि हमने लड़ाई लड़ी थी, 1857 की क्रांति लड़ी है और आज भी लड़ेंगे और आगे लड़ते रहेंगे जब तक भारत स्वतंत्र हो नहीं जाएगा। तो संपूर्ण 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे लोग प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक इंस्पिरेशन बने रहे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 1857 की क्रांति पूर्णतः असफल हो गई। इसको जो हासिल करना था, इसका प्रभाव बहुत बाद में चल के दिखा, इमीडिएट जो है रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन आफ्टर जो है ये रिवोल्ट ऑफ 1857, जब राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबलित हो रही थी, उस समय 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद की भावनाओं को और जागृत करने में बहुत बड़ा कारण बन रही थी। तो हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति सफल भी रहा अपने उद्देश्यों में, लोगों को जगाने में, भारतीयता होने के एहसास को जगाने में कि हम भारतीय हैं, एक है, हमें लड़ना नहीं है। दूसरा कि हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबलित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती ने स्टेटमेंट दिया, भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, भारत भारतीयों के लिए है, वेदों की ओर लौटो, है ना। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रबलित किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद को, लोगों को एक साथ जोड़ने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो वही चैप्टर हम अगला देखने वाले हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेता हूं विदा। लेकिन विदा लेने के पहले आपको मैं फिर से बोलता चलूं कि यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, यदि आपको लगता है कि बाकियों से बेहतर कंटेंट है यहाँ का कंटेंट एग्जामिनेशंस में आने लायक है और बदलते हुए पैटर्न में यही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जरूर शेयर करिए हमारे वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलेंगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, वो जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे कंटेंट मिलेंगे। अभी जाके करो। इसके साथ लेता हूं विदा। धन्यवाद। एंजॉय योर वीडियो।